नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के इतिहास के एक ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसा केस जिसने हमारे गणतंत्र की दिशा, दशा सब पर गहरा असर डाला। हम बात कर रहे हैं केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले की। ये वो केस है जिसने, आप कह सकती हैं, हमेशा के लिए बदल दिया कि हम संसद की संविधान बदलने की ताकत को और उस ताकत की सीमाओं को कैसे देखते हैं। हमारे पास देखिए स्रोत के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उसी ऐतिहासिक फैसले के महत्वपूर्ण अंश मौजूद हैं। हमारा इरादा है इन अंशों के जरिए इस जटिल मामले की परतों को खोलना, खासकर वो जो मशहूर बुनियादी ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, उसे समझना और ये जानना कि आखिर इस एक फैसले ने भारतीय संविधान और हमारे अधिकारों की तस्वीर वो कैसे बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं इस गहरी पड़ताल को। देखिए, इस पूरे मामले के दिल में एक एक बुनियादी सवाल था, एक टकराव कि भारत की संसद को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति तो मिली है, पर क्या ये शक्ति इतनी असीमित है? क्या संसद संविधान के किसी भी हिस्से को, यहाँ तक के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है या छीन सकती है? और खुद ये संशोधन शब्द, मतलब अमेंडमेंट, इसका दायरा कितना बड़ा है? क्या ये सिर्फ मामूली सुधार है या फिर संविधान के मूल चरित्र को ही बदलने की इजाजत देता है? बिल्कुल सही। और अनुच्छेद 368 की व्याख्या को लेकर ही सबसे पहले मतभेद शुरू हुए। क्या ये अनुच्छेद सिर्फ संविधान बदलने की प्रक्रिया बताता है या ये शक्ति भी देता है? ज्यादातर तो यही माना गया कि इसमें प्रक्रिया और शक्ति दोनों हैं, लेकिन असली पेच फंसा अनुच्छेद 13(2) से। हाँ, वो अनुच्छेद साफ कहता है कि राज्य कोई ऐसा कानून, मतलब लॉ, नहीं बना सकता जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। अब बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के अर्थों में एक कानून है? अगर हाँ, तो फिर संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती थी। हाँ, ये जानना दिलचस्प है कि शुरुआती दौर में ऐसा नहीं माना गया था, है ना? शंकरी प्रसाद मामला था 1951 का, और फिर सज्जन सिंह 1965 में। उसमें कोर्ट का नजरिया अलग था। हाँ बिल्कुल। उन मामलों में सुप्रीम कोर्ट का नजरिया था कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13(2) के तहत कानून नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद अपनी संवैधानिक शक्ति मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पावर का इस्तेमाल करती है, न कि साधारण विधायी शक्ति का, लेजिस्लेटिव पावर का नहीं। इसलिए मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। उस वक्त ये माना गया। अच्छा, लेकिन फिर 1967 में गोलकनाथ मामले ने तो सब कुछ पलट दिया। हाँ, उसने पूरी तस्वीर उलट दी। मोहम्मद जोजो ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि संविधान संशोधन भी अनुच्छेद 13(2) के दायरे में कानून ही है। इसका सीधा मतलब था कि संसद मौलिक अधिकारों को ना तो छीन सकती है, ना ही कम कर सकती है। उनका तर्क था कि भाई संशोधन की प्रक्रिया भले ही अलग हो, अंत में है तो वो विधायी कार्य ही। और यहीं पर कोर्ट ने एक और दिलचस्प चीज इस्तेमाल की, भविष्यलक्षी प्रभाव का सिद्धांत, प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। भविष्यलक्षी प्रभाव। अच्छा, ये क्या था? इसे थोड़ा और साफ करेंगे? हाँ, इसका मतलब था कि गोलकनाथ का ये जो फैसला है, ये सिर्फ आगे होने वाले संविधान संशोधनों पर लागू होगा। जो संशोधन पहले हो चुके थे, जैसे पहला, चौथा या सातवां संशोधन, जिनसे कुछ मौलिक अधिकारों पर असर पड़ा था, वे मान्य रहेंगे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि पुराने संशोधनों को रद्द करने से देश में कानूनी व्यवस्था में कोई बड़ी उथल-पुथल ना मच जाए। ये एक तरह से कह सकते हैं कि अतीत को छेड़े बिना भविष्य के लिए नियम तय करना था। तो गोलकनाथ ने संसद की शक्ति पर एक बड़ी रोक लगा दी। तो जाहिर है संसद की प्रतिक्रिया तो आई होगी। बिल्कुल। गोलकनाथ फैसले के असर को खत्म करने के लिए संसद 1971 में 24वां संविधान संशोधन लेकर आई। इस संशोधन ने दो बातें साफ की। पहली, इसने अनुच्छेद 13 में एक नया खंड 4 जोड़ा, जिसमें स्पष्ट लिखा गया कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के दायरे में नहीं आएगा, मतलब वो कानून नहीं माना जाएगा। दूसरी, इसने अनुच्छेद 368 में भी बदलाव करके ये स्पष्ट कर दिया कि संसद को संविधान के किसी भी प्रावधान में, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की शक्ति होगी। तो इस संशोधन ने एक तरह से संसद की सर्वोच्चता फिर से स्थापित करने की कोशिश की। हाँ, तो यहीं पर फिर वो संशोधन शब्द के अर्थ वाली बहस और तेज हो गई होगी कि क्या संशोधन का मतलब संविधान की पहचान ही बदल देना हो सकता है? बिल्कुल। यहीं से वो
निहित सीमाओं इम्प्लाइड लिमिटेशंस का सिद्धांत वो बहस सामने आई। क्या संसद को मिली संशोधन की शक्ति इतनी बेलगाम है कि वो संविधान के मूल स्वरूप, उसकी पहचान या उसके बुनियादी ढांचे को ही नष्ट कर दे? एक पक्ष का तर्क था कि देखिए, हर शक्ति की कुछ कुछ अंतर्निहित सीमाएं होती हैं। आप संशोधन के नाम पर संविधान को इस हद तक नहीं बदल सकते कि वो पहचाना ही ना जाए। संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं, कुछ एसेंशियल फीचर्स हैं जिन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ मजबूत तर्क ये भी था कि भाई, अगर संविधान बनाने वाले संसद की संशोधन शक्ति पर कोई सीमा लगाना चाहते तो वो संविधान में साफ साफ लिख देते, जैसा दुनिया के कुछ और संविधानों में किया भी गया है। जब तक कोई स्पष्ट रोक नहीं है तब तक ये शक्ति असीमित मानी जानी चाहिए। उनका कहना था कि ये निहित सीमाओं की बात करना तो ये जजों द्वारा अपनी तरफ से सीमाएं गढ़ना जैसा होगा। और इस बहस में ये बात भी आई थी शायद कि संविधान सभा में जब संशोधन पर बहस हो रही थी तब बदलाव, जोड़ या निरसन जैसे ज्यादा साफ शब्दों को शामिल करने का एक प्रस्ताव आया था, लेकिन उसे माना नहीं गया था। हाँ, ये बात भी उठी थी। लेकिन सिर्फ इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना भी मुश्किल था कि संशोधन का अर्थ बहुत सीमित है, क्योंकि संविधान के कुछ दूसरे हिस्सों में बदलाव के लिए काफी व्यापक शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। तो ये कोई निर्णायक तर्क नहीं बन पाया। अच्छा, अब जब संविधान के मूल स्वरूप या उसकी आत्मा की बात आती है, तो प्रस्तावना प्रियम्बल का जिक्र तो जरूर होता है। क्या ये सिर्फ एक परिचय है या इसमें भी संसद की शक्ति पर कोई लगाम छिपी है? इस पर भी काफी सोच विचार हुआ होगा। बिल्कुल। प्रस्तावना हमारे संविधान के मूल दर्शन, उसके लक्ष्यों को सामने रखती है। भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता मिलेगी, बंधुत्व बढ़ेगा। हाँ, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द बाद भी जोड़े गए हैं। इसे संविधान सभा ने बाकी संविधान बन जाने के बाद अपनाया था। क्यों? ताकि ये सुनिश्चित हो कि ये पूरे संविधान के आदर्शों का सही प्रतिबिंब हो। तो सवाल ये उठा कि क्या संसद संशोधन करके इन मूल आदर्शों को ही बदल सकती है? देखिए, आमतौर पर माना जाता है कि प्रस्तावना खुद कोई शक्ति नहीं देती या रोकती नहीं, लेकिन हाँ, यह संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने में, खासकर जब भाषा थोड़ी अस्पष्ट हो, एक गाइड का काम करती है। यह संविधान की मूल भावना को समझने की कुंजी है और ये उन उद्देश्य संकल्प ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन पर आधारित है जिसे नेहरू जी ने संविधान सभा में पेश किया था, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों को दर्शाता था। तो क्या इन मूल्यों को मिटाया जा सकता है? ये सवाल केशवानंद में बहुत अहम था। हाँ, और एक और अहम पहलू जिस पर इस केस में विचार हुआ वो है मौलिक अधिकारों भाग 3 और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भाग 4 के बीच का रिश्ता और कभी-कभी टकराव। ये हमेशा से एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। बिल्कुल। अनुच्छेद 37 कहता है कि निदेशक सिद्धांत शासन के लिए मूलभूत हैं, मतलब देश कैसे चलेगा, नीतियां कैसी बनेंगी, इसके लिए ये सिद्धांत नींव का काम करते हैं। इनका मकसद है सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना, आय और अवसरों की असमानता कम करना, ऐसे बड़े लक्ष्य हैं। लेकिन इन सामूहिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कई बार व्यक्तिगत मौलिक अधिकारों को, खासकर उस समय संपत्ति का अधिकार जो मौलिक अधिकार था, उसे सीमित करने की जरूरत महसूस होती थी। यहीं पर टकराव पैदा होता था, क्योंकि संविधान का मकसद सिर्फ राजनीतिक आजादी देना नहीं था, बल्कि सामाजिक आर्थिक बराबरी भी लाना था। और निदेशक सिद्धांत इसी दिशा में सरकार का मार्गदर्शन करते हैं। और इसी टकराव के संदर्भ में फिर 25वां संशोधन आया है ना, जिसके 2 हिस्से थे। पहला, उसने अनुच्छेद 31(2) में संपत्ति के अधिग्रहण के बदले दिए जाने वाले मुआवजे कॉम्पेंसेशन शब्द को हटाकर राशि अमाउंट शब्द डाल दिया। इसका क्या असर हुआ? हाँ, इसका सीधा असर यह हुआ कि सरकार जब निजी संपत्ति का अधिग्रहण करेगी तो उसे पर्याप्त या बाजार मूल्य के बराबर मुआवजा देना वो अनिवार्य नहीं रहा। संसद कानून बनाकर यह तय कर सकती थी कि कितनी राशि दी जाएगी और किन सिद्धांतों पर दी जाएगी। और महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस राशि की पर्याप्तता को अदालत में चुनौती देना बहुत मुश्किल बना दिया गया। इसने संपत्ति के अधिकार के मामले में न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू के दायरे को काफी सीमित कर दिया। हालांकि ये भी तर्क दिया गया कि राशि पूरी तरह मनमानी या दिखावटी नहीं हो सकती, वो मुआवजे के सिद्धांत से पूरी तरह अलग नहीं हो सकती। अच्छा, और 25वें संशोधन का दूसरा और शायद ज्यादा विवादास्पद हिस्सा था अनुच्छेद 31C का जोड़ना। ये क्या था? अनुच्छेद 31C(1)
एक बहुत बड़ा कदम था। बहुत बड़ा। इसका मकसद था दो महत्वपूर्ण निदेशक सिद्धांतों, अनुच्छेद 39B और 39C, मतलब संसाधनों का उचित वितरण और धन का संकेंद्रण रोकना। इनको लागू करने के लिए बनाए गए कानूनों को एक सुरक्षा कवच देना। ये कहता था कि अगर कोई कानून इन दो लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बनाया गया है, तो उसे इस आधार पर अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वो अनुच्छेद 14 समानता, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता या अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार का उल्लंघन करता है। बाप रे। और इसमें वो घोषणा वाला खंड भी था, जिसने सबसे ज्यादा चिंता पैदा की। हाँ हाँ। वही अनुच्छेद 31C का दूसरा हिस्सा कहता था कि अगर उस कानून में ये घोषणा कर दी गई है, ये डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो अनुच्छेद 39B या C को लागू करने के लिए बनाया गया है, तो फिर किसी भी अदालत में इस बात पर सवाल ही नहीं उठाया जा सकता कि क्या वो कानून वास्तव में इन सिद्धांतों को लागू करता भी है या नहीं। इसने तो न्यायिक समीक्षा के दरवाजे लगभग पूरे तरह बंद कर दिए थे, कम से कम उस कानून के उद्देश्य के संबंध में तो बिल्कुल। ये संसद या राज्य विधानसभाओं को एक तरह से खुली छूट दे रहा था कि वे किसी भी कानून को अनुच्छेद 39B या C का जामा पहनाकर मौलिक अधिकारों के दायरे से बाहर कर दें, और अदालतें पूछ भी न सके कि भाई क्या ये कानून सच में उन उद्देश्यों को पूरा करता है। और इन्हीं सब संशोधनों और उनसे उठे सवालों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती मामले में अपना वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसने भारतीय संविधान के अध्ययन की दिशा ही बदल दी। कोर्ट ने गोलकनाथ मामले के फैसले को पलट दिया, यानी ये माना कि हाँ, संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत बड़ा था, संसद संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर या आधारभूत स्वरूप बेसिक फ्रेमवर्क को नहीं बदल सकती। तो आखिरकार ये बुनियादी ढांचा है क्या? क्या कोर्ट ने इसे साफ-साफ परिभाषित किया? क्योंकि ये सुनने में तो काफी अस्पष्ट सा लगता है। आपने सही पकड़ा, कोर्ट ने इसे सटीक रूप से परिभाषित नहीं किया, और कई जजों ने माना भी कि इसकी कोई बंधी बंधाई लिस्ट बनाना संभव भी नहीं है और शायद जरूरी भी नहीं। लेकिन हाँ, फैसले में अलग-अलग जजों ने इसके कुछ उदाहरण जरूर दिए, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, भारत की संप्रभुता, लोकतांत्रिक और गणराज्यीय स्वरूप, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, शक्तियों का पृथक्करण, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच, संघीय ढांचा, संसदीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, व्यक्ति की गरिमा, मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन, ऐसी कई चीजें। मूल विचार ये था कि संशोधन ऐसा नहीं होना चाहिए जो संविधान की पहचान ही मिटा दे, उसकी नींव ही हिला दे। ये सिद्धांत संसद की संशोधन शक्ति पर एक अदृश्य लेकिन मजबूत लगाम लगाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये सिद्धांत ना आता, तो संसद शायद संविधान को इस हद तक बदल सकती थी कि उसका मूल चरित्र ही खत्म हो जाता। सैद्धांतिक रूप से हाँ, ये खतरा तो था। बिना बुनियादी ढांचे की सीमा के अनुच्छेद 368 की व्याख्या ये भी हो सकती थी कि संसद बहुमत के जोर पर भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य की जगह कुछ और बना दे, या धर्मनिरपेक्षता खत्म कर दे, या न्यायपालिका की स्वतंत्रता छीन ले। कुछ भी हो सकता था। बुनियादी ढांचे के सिद्धांत ने कहा कि आप घर की मरम्मत कर सकते हैं, कमरे बदल सकते हैं, रंग रोगन कर सकते हैं, लेकिन आप घर की नींव नहीं तोड़ सकते। अच्छा, तो फिर इस नए सिद्धांत की रोशनी में जो संशोधन विवादों में थे, 24वां, 25वां और 29वां, उनका क्या हुआ? कोर्ट ने उनके बारे में क्या कहा? हाँ, देखिए, 24वें संशोधन को तो वैध माना गया, क्योंकि ये संसद को संशोधन की शक्ति की पुष्टि करता था। लेकिन अब ये साफ हो गया कि ये शक्ति बुनियादी ढांचे की सीमाओं के अधीन है। ठीक। 25वें संशोधन का पहला भाग, जिसने मुआवजे को राशि से बदला था, उसे भी वैध माना गया, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि ये राशि मनमानी या भ्रामक नहीं हो सकती। लेकिन 25वें संशोधन का दूसरा भाग, यानी अनुच्छेद 21C का वो हिस्सा जो न्यायिक समीक्षा को पूरी तरह बाहर करता था, घोषणा वाला खंड, उसे अधिकांश जजों ने बुनियादी ढांचा, खासकर न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का उल्लंघन मानते हुए अवैध ठहरा दिया या उसकी व्याख्या को सीमित कर दिया। मतलब कानून 39B और C के लिए बना है या नहीं, ये अदालतें जांच सकती हैं, वो घोषणा अंतिम नहीं होगी। समझ गई। और 29वां संशोधन, जिसने केरल के 2 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया था ताकि उन्हें अदालती चुनौती से बचाया जा सके? हाँ, 29वें संशोधन को भी वैध माना गया, यानी वो कानून 9वीं अनुसूची में बने रहे। लेकिन कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही
कि 9वीं अनुसूची में किसी कानून को डाल देने मात्र से वो न्यायिक समीक्षा से पूरी तरह बाहर नहीं हो जाता। अगर 9वीं अनुसूची में डाला गया कोई कानून खुद संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन करता है, तो उसे भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है। और ये बात बाद में चलकर आईआर कुल्हो केस 2007 में और ज्यादा स्पष्ट हुई। हाँ, सुना है उसके बारे में। अच्छा, इस फैसले में जजों ने दुनिया भर के संविधानों और विचारों का भी हवाला दिया था, है ना? जैसे वो प्राकृतिक अधिकार या संवैधानिक शक्ति बनाम विधायी शक्ति का फर्क, मनी जैसे देशों के संवैधानिक इतिहास और वहां की अदालतों के फैसलों पर गहराई से विचार किया। उन्होंने देखा कि क्या दूसरे लोकतंत्रों में भी संविधान बनाने या संशोधन की शक्ति पर कोई कोई अंतर्निहित सीमाएं मानी गई हैं। प्राकृतिक अधिकारों नेचुरल राइट्स के दर्शन पर भी बहस हुई कि क्या मौलिक अधिकार सिर्फ संविधान की देन है या ये कुछ ऐसे बुनियादी अधिकार हैं जो इंसान होने के नाते हमें मिले हैं और जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुच्छेद 368 संविधान बनाने या बदलने की शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, जो साधारण कानून बनाने की शक्ति लेजिस्लेटिव पावर से अलग और ज्यादा व्यापक है, लेकिन फिर भी असीमित नहीं है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो केशवानंद भारती मामले ने एक तरह का एक संतुलन साधा। इसने माना कि हाँ, संसद के पास संविधान को समय के साथ बदलने की जरूरत के मुताबिक ढालने की व्यापक शक्ति है, लेकिन ये शक्ति इतनी भी नहीं कि वो संविधान की आत्मा और उसके बुनियादी ढांचे को ही नष्ट कर दे। इसने संसदीय संप्रभुता और संविधान की सर्वोच्चता के बीच एक रास्ता निकाला, कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एक संतुलन, और ये संतुलन आज भी बेहद प्रासंगिक है। देखिए, समाज बदलता है, जरूरतें बदलती हैं और संविधान को भी उनके अनुरूप ढलना होता है, ये जरूरी है। लेकिन साथ ही संविधान के वो मूल सिद्धांत और मूल्य जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, जिन पर यह देश खड़ा है, उन्हें भी बचाए रखना जरूरी है। केशवानंद भारती इसी संतुलन को साधने का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था। और जैसा हमने देखा, बुनियादी ढांचे की कोई पत्थर की लकीर वाली परिभाषा नहीं है। ये समय के साथ नए मामलों के संदर्भ में विकसित होता रहा है और यही चीज इसे एक जीवित और प्रासंगिक सिद्धांत बनाए रखती है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। कुछ स्रोत इस ओर इशारा करते हैं कि संसद को इतनी बड़ी शक्ति, भले ही बुनियादी ढांचे की सीमा हो, दी गई है, तो संविधान का असली रक्षक कौन है? क्या अदालतों द्वारा तय की गई कानूनी सीमाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, या फिर नागरिकों और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों की अपनी समझ, उनकी सतर्कता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा? या फिर दूसरी तरफ, जैसा कि स्रोत बताते हैं कि बुनियादी ढांचे को परिभाषित करना मुश्किल है और अदालतें इसे केस दर केस तय करती हैं, तो क्या एक ऐसी अवधारणा जो इतनी लचीली है, इतनी इंटरप्रिटेशन पर निर्भर है, क्या वो वास्तव में संसद की अपार शक्ति पर एक ठोस और भरोसेमंद रोक लगा सकती है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।